हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पीसीएस 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, आप चलते फिरते कहीं भी जैसे टाइम मिले आपको तो 30 क्वेश्चंस हैं या 40 क्वेश्चन हो जाएं, कितने भी हो जाएं, बस एक बार आपको देखने हैं और ज़रूरी है फ्रेंड्स, स्पेशली पीसीएस के लिए तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं। फिर निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, तो भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, अंबिका चक्रवर्ती। ठीक है, तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसलिए इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा मार्च 1926 में की गई थी। यह एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है जिसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्मों से इसके सदस्य थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य युवक, मजदूरों और किसानों को राजनीतिक रूप से जागृत करना तथा उन्हें संगठित तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ करना था। भगत सिंह इसके संस्थापक महामंत्री थे। इसके अन्य सदस्यों में सुखदेव, छबीलदास, यशपाल शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स। 32 निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापित किया गया था? इसका आंसर तो शायद सभी को पता होगा, मद्रास। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई थीं। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही बार आता है। मद्रास में 1687 से 88 में स्थापित हुआ था। इसके उपरांत 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किया गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 का स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये तो रट लेना, ये बहुत कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यही तो डिस्क्रिप्शन है, इसी में तो क्वेश्चन आते हैं और मिलेंगे आपको। पेपर दे के आना तब बताना। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कोट मछली का तेल, विटामिन बी सिक्स धान की चोकर। तो फ्रेंड्स, इसमें से तो वैसे भी क्लियर, विटामिन ए संतरा में नहीं है, विटामिन सी होती है, विटामिन सी संतरा में होती है। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत पनीर, अंडे, मछली, दूध, दही इत्यादि। भारत में सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? सामर झील। फ्रेंड्स, झील पे मैंने एक वीडियो बनाई है, झीलों पे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो चेकआउट एक बार जरूर देख लें उसको। सामर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह राजस्थान में अवस्थित है। यह 35 किलोमीटर लंबी है। इसे वर्ष 1990 में रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। यह शीत ऋतु में एशिया, उत्तरी एशिया तथा साइबेरिया के क्षेत्रों से हजारों पिंक फ्लेमिंग, मतलब साइबेरिया से जो फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, ठीक है, और अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं। साथ ही इस झील से नमक का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में कुल नमक उत्पादन 9% यहाँ से होता है। भारत में कुल नमक उत्पादन 9% यहीं से होता है। अब आगे है 35। निम्नलिखित में भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है? आर्टिकल 267। ठीक है फ्रेंड्स, दो याद रखिए, आपको कंफ्यूजन होगा, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 में। ठीक है,
तो आर्टिकल 267 तो आकस्मिकता निधि के लिए होता है और आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों के लिए होता है। ठीक है, तो बस यही है, पढ़ देता हूं इसको। भारत संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। संसद द्वारा वर्ष 1950 में भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया है। इसे समय समय पर वित्त द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती हैं। ठीक है, किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम निकासी की अनुमति दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब आइए स्थानीय पवनों के नाम। फ्रेंड्स देखिए, लोबिस स्पेन, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सामल ऑस्ट्रिया। तो इसका है सामल ऑस्ट्रिया में नहीं है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। इराक तथा फारस में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें सामर कहलाती हैं। इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनें सामल कहलाती हैं। यह गर्मियों के मौसम में बहने वाली तेज पवन है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीले तूफान पैदा करती है। इस रेत भरी हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। यह स्वास्थ्य और परिवहन को प्रभावित करती है। इससे दृश्यता प्रभावित होती है। सड़कों पर रेत के टीले बन जाते हैं। स्थानीय पवनों तथा उससे संबंधित स्थान के संबंध में दिए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख लिए। लोबिस स्पेन, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और सामर इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म हवाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ज्यादातर एग्जाम में मिल ही जाता है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, रॉल्फ फिच का नाम आप याद कर रख लीजिए, सबसे पहले यही आया था। ठीक है, सबसे पहले यही आया था। 1584 में भारत आया था। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। और फिर दोबारा भी जैसे 8 में आया हॉकिंस, फिर 11 में भी आए। तो कैप्टन हॉकिंस, फिर कौन आया? निकोलस डाल्टन, फिर थॉमस रो। अब देखते हैं, राल्फ फिच भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यापारी था। 1584 ईस्वी में भारत आया था। वह आगरा के मुगल शासक अकबर से मिला। 1909 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। निकोलस डाउनटाउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था। वह 1611 में भारत आया था। सर थॉमस रो 1915 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से व्यापारिक स्वीकृति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले राल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउनटाउन और सर थॉमस रो। निकोलस डाउनटाउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था। अब है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 1926 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। नंबर 2, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। अब फ्रेंड्स नई क्या कहते हैं उसके अनुसार कम हो गई है। अब 2.7 नहीं रही है नई डाटा के अकॉर्डिंग। अब 2 हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच क्या कहते हैं 2022 के लिए भी ये टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन, आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, टूर्नामेंट महिला
एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिस्सिकोवा किस देश से है? ठीक है, चेक गणराज्य से। निम्नलिखित में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसल स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? सूर सरोवर आगरा में, समसुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। सरसई नावर, तो देखते हैं इसका है सुरसर मानसर झील। रामसर स्थल सुरसर मानसर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। सुरसर मानसर झील को नवंबर 2005 में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थल के रूप में नामित किया। यह 1.6 किलोमीटर लंबा है और 0.8 किलोमीटर चौड़ा है। यह लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। इसके अतिरिक्त पवित्र स्थल भी है। झील के पूर्व तट पर शेषनाग का मंदिर है। ठीक है, अन्य तीनों रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। और फ्रेंड्स, अब और एक चीज, वर्तमान में सर्वाधिक रामसर उत्तर प्रदेश की संख्या, जिनकी संख्या 8 है। तो फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 10। आप चाहें तो मैंने एक वीडियो भी बनाया इस पे, आप देख सकते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। नहीं, कुछ परसेंटेज कम करना है, जैसे 0.1 या 2% तक कम करना है, 0 नहीं करना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो क्या कहते हैं, 2030 तक का है कि हम इतना कम कर पाएंगे पहले। तो इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। फ्रेंड्स, ये चीजें थोड़ी उसमें रहती हैं। जो अभी कोप हुई थी, कोप 22, तो उसमें थोड़ी फेमस हुई थी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु नेट जीरो बाय 2050 के नाम से रोड मैप तैयार किया। सही बात है। नेट जीरो से तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मध्य एक समग्र संतुलन स्थापित करना है। यह संतुलन संबंधित देश द्वारा ग्रीन हाउस गैस का अवशोषण और निराकरण द्वारा किया जाएगा। कोप 26 में 2070 नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू मच्छर से होता है, फाइलेरियासिस मच्छर से होता है, मलेरिया। अरे डेंगू और मलेरिया तो आपको क्लियर ही पता होगा। अब निद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर चीज के बारे में पता ही हो। तो जैसे जो चीज क्लियर पता हो पहले, जैसे निद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा होता है, बस तो सी मार दिया। निद्रा रोग की भाग सीसी मच्छी होती है। सीखी मक्खी मक्खी क्लोसीना होती है। यह प्रोटोजुआ ट्रिपोनोसोमा द्वारा उत्पन्न रोग है। से सभी मच्छर द्वारा बाधित रोग हैं। एडीज एजिप्टी डेंगू का है। क्यूलेक्स फाइलेरियासिस का है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का है। तो ध्यान रखना, एडीज एजिप्टी डेंगू होता है इस मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। निम्न में कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? एम ए अंसारी। 17 मार्च 1924 को एस डागे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा एम एस डागे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता पर कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस चलाकर 4 वर्ष तक कारावास की सजा दी गई। इन पर ब्रिटिश सरकार ने यह आरोप लगाया कि रूसी साम्यवादी संगठन कंसिस्टर की सहायता से ये सभी भारतीय साम्यवादी नेता भारत में ब्रिटिश सत्ता के अस्थिर करना चाहते हैं और ये एक हिंसक क्रांति द्वारा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हैवी क्वेश्चन है ये, पर ट्रेडिशनल है। निम्न कौन तीनों की तुलना में ज्यादा रोशनी परावर्तित करता है? तो कौन है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि
80 से 85 सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि अन्य विकल्पों द्वारा प्रकाश का परावर्तन सबसे कम होता है। फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, जब बर्फ पे पड़ेगी तो डायरेक्ट वो रिफ्लेक्स कर देगी, ठीक है। रेत नहीं करेगा, रेत तो एब्जॉर्ब करता है तभी गर्म हो जाता है। धान की खेती की भूमि एब्जॉर्ब करती है, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। पेड़ी भूमि समतोष सभी करते हैं। ताजा बर्फ की भूमि, तभी तो क्या कहते हैं, काले चश्मे लगा के चलते हैं ये लोग वहां पे, जो बर्फ में क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी ड्यूटी वगैरह लगाते हैं। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। फ्रेंड्स, एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी पिछले क्वेश्चन में कह नहीं पाया। 45 क्वेश्चन देखना आप, ठीक है, और 38 क्वेश्चन भी देखना। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज बताना कि इनमें सेम सेम क्या है, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा। 38 और 45। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ठीक है। अब आते हैं 46। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित किस दिवस की थीम थी? विश्व टीबी दिवस की। फ्रेंड्स, अब ये थीम भी पूछते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लोगों को टीबी के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक प्रभावों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के विश्व टीबी दिवस की थीम द क्लॉक इज टिकिंग थी। इसी दिन 24 मार्च 1882 को वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की खोज की थी। देखिए, एक क्वेश्चन नया मिला। रॉबर्ट कोच ने टीबी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की खोज की थी। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन को दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। फ्रेंड्स, तो वैसे भी जब मुगल काबुल से चले तो वो अपनी सैनिक शक्ति के ही बल पे तो इंडिया आ पाए। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है ना। तो इसमें तो कोई कुछ सोचना ही नहीं है। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक ने, अरे बिल्कुल डिपेंड करती थी, उसी पे ही डिपेंड थी। सब कुछ सैनिक बल पे ही तो बाबर ने किया, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता। अब देख, हाँ, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था, ठीक है। मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार मनसबदारी व्यवस्था थी। अकबर को मनसबदारी प्रथा आरंभ किया। इसे इसे मंगोलों की सैन्य प्रणाली से लिया गया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार नामक द्वैध मनसब को प्रारंभ किया। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन पद की स्थिति का बोध होता है, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। मनसबदार राज्य की रक्षा के लिए घुड़सवार सेना रखते थे। इस प्रकार केंद्रीय शासन व्यवस्था की प्राण शक्ति सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। सीधी सी बात है। अब आते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि कौन सा शब्द नहीं है।
तो संप्रभुता, पंथराज्य, लोकतांत्रिक, ये सभी प्रस्तावना में हैं और संघीय नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। प्रस्तावना संविधान का परिचय देती है। इसमें संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता, बंधुत्व जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। देखिए सर, सबसे पहले जो स्वतंत्रता है वो 5 स्वतंत्रता दी गई हैं। भाईचारे की भावना दी गई है। ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, न्याय के बारे में बात की गई है प्रस्तावना में। तो यही चीजें हैं। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इस पे। ठीक है। अब आते हैं पंचायती राज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विचार नीचे दी गई कोड की सहायता से सही चयन कीजिए। समितियों पर इन्हें इनके काल के अनुसार लगाइए। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले समिति कौन सी बनी है? 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता। फिर कौन सी बनी है? अशोक। ठीक है। फिर कौन सी बनी है? जी के राव समिति। ठीक है। फिर एम एल सिंघमी 1986। फिर थुंगन समिति 1988। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपना ऐसे याद किया था, बी ए जी एम। फ्रेंड्स, ऐसे याद कर लीजिए, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। ठीक है। 57 से 10 साल बाद 20 साल बाद 77 में अशोक मेहता, तो बीए। फिर जी के राव समिति 1985 में और एम एल सिंघवी 1986 में। तो फिर जीएम, बीए जीएम याद कर लीजिए बस। बीए याद रखिए, बलवंत राय और अशोक मेहता समिति। ठीक है, गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी के राव समिति 1985, एम एल सिंघवी 1986। तो बीए जीएम याद रखिए, बीए जीएम। फिर थुंगन समिति है 1988 में। वैसे बीए जीएम में, वैसे बीए ही में हो जाता है अपना पूरा। जैसे आप देखना आप, बी ए। ठीक है। और यहाँ कहीं मिल रहा है कुछ? वैसे थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, इस पे भी बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये ऐसे क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है। जब नहीं आता है तब की बात कर रहे हैं, जब नहीं आता है तब की बात। नोबी और कांतो मैदान निम्न से किस देश में स्थित हैं? नोबी और कांतो हाँ, तो नोबी और कांतो मैदान कहाँ स्थित हैं? फ्रेंड्स, ये है जापान में। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर कहीं आपको डाउट है, जैसे कोई क्वेश्चन आया है और उसमें कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और चीन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको नहीं आता है क्लियर आंसर, तो आप जापान की तरफ जाएंगे, क्योंकि जापान से हमारे संबंध अच्छे हैं। जापान से क्या है कि आजकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सी 2-3 साल से देख रहे हैं, ज्यादातर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आंसर जापानी होता है उनका। उस बेस पे कह रहा हूँ मैं। नोबी और कांतो मैदान जापान में अवस्थित है। कांतो मैदान जापान के सबसे तराई वाला मैदान है। यह देश का सबसे अधिक उत्पादक आबादी क्षेत्र है। ठीक है। इस मैदान में जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। ठीक है। ध्यान रखना, नोबी कांतो मैदान जापान का तराई क्षेत्र है और यह देश का सबसे अधिक उत्पादक आबादी वाला देश है और इस मैदान में जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। यह मैदान नाका नाका सगामी नदी द्वारा संचित होता है। नोबी मैदान भी जापान की का एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण तीन नदी लंबी नहीं तीन नदी लबी, किसो,
नगारा द्वारा होता है। ठीक है। नोबी का मैदान है 3 नदियों द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? जैसे लवी, किसो, नगारा द्वारा। और कांतो मैदान किसके? जैसे अपना गंगा का तराई मैदान है, वैसे ही टोक्यो वहीं अवस्थित है तराई मैदान में। ध्यान रखना, जो कांतो मैदान है वो गंगा के तराई की तरह है, जहाँ जापान की राजधानी टोक्यो है। और यह मैदान टोन नाका सगामी नदियों द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किस पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 1901 में। ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ये तो याद ही कर लेना। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में अंग्रेजी भाषा में हुआ था। दादा भाई नौरोजी एक नरमपंथी विचारधारा की स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ब्रिटिश शासन के एक महान आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने इस पुस्तक में किस प्रकार ब्रिटिश शासन और भारत का आर्थिक शोषण पर ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही थी का विस्तार से वर्णन किया है। फ्रेंड्स याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, और 19 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था अंग्रेजी में। सुकोत्रा द्वीप, यह ओमान का द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। सुकोत्रा द्वीप, हाँ। अब यह ओमान का एक द्वीप है जिसे अरब सागर में स्थित है। ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। सुकोत्रा द्वीप अरब सागर में यमन का एक आइलैंड है। यह अदन की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। फ्रेंड्स आपने, अरे जैसे सुकोत्रा द्वीप कहाँ है, मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ कि जो सुकोत्रा द्वीप अरब सागर में अवस्थित यमन का एक आइलैंड है। यह अदन की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। 2008 में यूनेस्को द्वारा सुकोत्रा द्वीप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। हाल में ही जून 2020 में अलगाववादियों द्वारा सुकोत्रा द्वीप पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नोएडा में। निम्नलिखित में किस एक में देश का प्रथम, फ्रेंड्स ध्यान रखना, मैंने अपनी वीडियो में कुछ टिप्स दिए थे करंट के पढ़ने के, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना जाके। करंट में क्या क्या चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं यूपीपीसीएस में, उसी बेस पे था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। आइए 55 क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। न्यायपालिका व कार्यपालिका की पृथक्करण, आर्टिकल 50। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल 43 है। ग्राम पंचायतों का गठन और उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 40 तो ग्राम पंचायतों से है। ठीक है, ऐसे क्लियर किया करिए। और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन किससे? 43A से नहीं, 43B से है। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के प्रोत्साहन का वर्णन है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश संविधान में किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों में से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा
व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। अन्य भी अन्य सभी संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, वे सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। और सब सही सुमेलित हैं, जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का संबंध आर्टिकल 46, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 और सहकारी सोसाइटी 43B। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? 30 का। करंट अफेयर्स है फ्रेंड, ठीक है। कितने का होता है? 30 का। दो 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ, ठीक है, कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं G47 में जी शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 जून 2021 को कानवन इंग्लैंड में हुआ था। तो फ्रेंड्स, कोई भी सम्मेलन हो, ऐसे G7 G8 तो अब है ही नहीं, ठीक है, तो G8 भी इस बार पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना, इस बार पूछा जा सकता है कि G8 में से कौन सा देश हटा दिया गया। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि G8 में कौन सा देश नहीं है। G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, कनाडा, जापान एक रह गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। फ्रेंड्स, एक कौन सा नहीं था पहले जो इसमें G8 था, वो संस्थापक देश था। प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? कौन सा करता है? 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। देश में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए भारतीय संसद द्वारा, फ्रेंड्स ये बहुत पेपरों में आया ये चीज, 2016 को पारित किया गया था। इसे 120 में संविधान विधेयक के रूप में पेश किया गया था। यह संशोधन अधिनियम 1 जुलाई, ये भी आया था कि कब पारित किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 117वां, वो 101वां था। GST एक प्रत्यक्ष कर प्रणाली है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर प्रणाली है फ्रेंड्स, जो वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले अधिकांश प्रत्यक्ष करों को अपने में शामिल करता है। LPG मुख्य अवयव है किसका है? ब्यूटेन का है। LPG मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस है। यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। इसे संपीड़ित कर लोहे के सिलेंडर में रखा जाता है। यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है क्योंकि इसके दहन से बिना जला कार्बन नहीं बचता। बिल्कुल सही बात है। अब आइए देखते हैं 60वां क्वेश्चन। किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर आएगा। नगरीकरण की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ अवस्था, त्वरित अवस्था तथा अंतिम अवस्था। नगरीकरण की दूसरी अवस्था त्वरित अवस्था होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इस अवस्था में नगर के यातायात, संचार, सोशल सेक्टर से अत्यधिक निवेश किया जाता है। इस अवस्था में नगरों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है। किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? फ्रेंड्स, द्वितीय अवस्था को नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनता है? अब इसको किसने किया होगा, जिसपे क्या कहते हैं बॉटनी वगैरह होगी, मेंस, वो ही भले कर पाए, ठीक है।
एस्क्लेपिएडेसी, मोरेसी, मालवेसी, ग्रैमिनी। मालवेसी तो ये कद्दू वद्दू आते हैं इसमें। टापा कपड़ा पर मलबेरी, जो कि मोरेसी कुल का पादप है, से प्राप्त होता है। यदि पादप एशिया और कुछ प्रशांत महासागरीय द्वीपों में रेशों के लिए उगाया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ा निर्माण में करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा का विस्तार है। केंद्रीय कार्मिक मतलब सेंट्रल का कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पागल बनाने की कोशिश करते हैं, पर आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये तीनों सेंट्रल की एजेंसियां हैं, केवल यही है जो यूपी में काम करती है, मतलब विधानमंडल यूपी की। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों के गठन, शक्तियों की नियुक्ति, बर्खास्ती, स्वतंत्रता आदि का वर्णन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि इसे केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की रिपोर्ट रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करता है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा, न कि केंद्रीय मंत्री। फ्रेंड्स ऐसे ये थोड़ा पागल बनाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बस क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लें, उसके बाद करें। एक दो बार कर लें, पढ़ने के बाद करें। ठीक है। खिलाड़ी का नाम तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 नहीं, अब ये तो नहीं। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैलैंड का निर्देशन किसने किया था? स्लोए झाओ ने। अभी इसका कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गई फ्रेंड्स, ये है जो ट्रेडिशनल है। निम्नलिखित में भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है? चिल्का। ठीक है फ्रेंड्स, लैगून झील कौन सी होती है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यह 3 जिलों पुरी, खुर्दा, जंगम में विस्तृत है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को द्वारा 1981 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, चिल्का झील यूनेस्को द्वारा 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित की गई है। यह एक रामसल स्थल भी है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? अभी पीछे ही इसी पेपर में आया था। ठीक है। फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है एल्वयोलाई। विनिमय का मतलब ये है कि मतलब क्या होता है? फेफड़े बाइकोस या एल्वयोलाई गैसीय विनिमय के स्थल होते हैं। ये सूक्ष्म गुब्बारेनुमा कोश हैं जो स्तरीय सल की उपकला की भित्ति द्वारा बने होते हैं। इसकी भित्ति में रिक्त कोशिकाओं का जल पाया जाता है। इनके द्वारा रक्त में उपस्थित CO2 एवं वायुमंडलीय O2 के मध्य विसरण द्वारा आदान प्रदान होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है एल्वियोलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है एल्वियोलाई। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। ये तो अच्छा। किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉनों पर। न्यूट्रॉनों कण पर शून्य आवेश होता है। इसका प्रतीक V द्रव्यमान तथा खोजकर्ता पाली है। इसके अतिरिक्त पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और अल्फा अल्फा पर +2 आवेश होता है। इनका भी थोड़ा ध्यान रखना। पॉजिट्रॉन पर धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, अल्फा अल्फा पर +2 आवेश होता है।
पॉजिट्रॉन पे धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और अल्फा अल्फा पे 2+, और न्यूट्रॉनों पे 0 आवेश होता है। ओहो, ये है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, तीर्थकर और निर्वाण स्थल जहाँ इनको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, ऋषभनाथ, अष्टपाद और बासुपुज, संवेद शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो इसमें एक तो महावीर जी का तो शायद आई थिंक सभी को पता होगा, और ठीक है, सभी को पता होगा ये, और एक और पता होगा कि ऋषभ देव कहाँ के थे। ठीक है, तो ऐसी जैन धर्म तो इसमें है, सुमिलित कौन सा नहीं है, ऋषभनाथ, अष्टपाद है, बासुपूज, संवेद शिखर नहीं है इसका, नेमिनाथ, उर्जयंत है, महावीर, पावापुरी। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर वह व्यक्ति होता है जो अपने दम पर संसार, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र पर विजय प्राप्त किए और दूसरे के अनुसरण के लिए मार्ग बनाता है। जैन धर्म में कुल 23 तीर्थकर हुए हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। निर्वाण स्थल वह स्थल होता है जहाँ तीर्थकर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर सिद्ध लोक प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऋषभ नाथ का निर्वाण स्थल अष्टपद है। बासुपूज जी का निर्वाण स्थल चंपा भागलपुर है। नेमिनाथ का उर्जयंत है और महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी में। फ्रेंड्स, ये रट लेना, ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखना। ऋषभनाथ का कहाँ है? ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टपद, बासुपूज जी का निर्वाण स्थल चंपा भागलपुरी, नेमिनाथ का उर्जयंत, महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी। बासुपूज का कहाँ है? चंपा या भागलपुर में। ठीक है, ऋषभनाथ अष्टपद, बासुपूज चंपा भागलपुर, नेमिनाथ उर्जयंत, महावीर पावापुरी में। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है, और किसी की नहीं करती है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ। इसके 22 सदस्य होते हैं। 15 के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। यह समिति लोक नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस जांच में कैग सहयोग करता है। सीएजी मतलब कैग लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा। कैग लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है, कैग लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। ओहो, ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।